हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन जो है वो पिछली क्लास में करवा दिए थे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो है बिना टाइम वेस्ट के करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अगर किसी ने पिछले क्लास को नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप जो है वो प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप जो है वो चैनल का नेम सर्च करके जो है वो वहाँ से क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये चीज़ जो है ना, आपकी थोड़ी सी पॉलिटी से रिलेटेड है, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ना। तो आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, तो वो सारी वहाँ वाली चीज़ें भी कवर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि नेशनल एजुकेशन ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट एम एट, क्या शिक्षा का एम क्या था, शिक्षा का उद्देश्य क्या था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पे। तो शिक्षा का उद्देश्य ये था कि जिससे हमने क्या कहा था, राष्ट्रवाद का विकास हो, एजुकेशन की वजह से राष्ट्रीय चेतना विकसित हो, लोगों के अंदर चेतना विकसित होगी। जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना, अगर शिक्षित है वो, आप उनको आराम से चीज़ों को समझा सकते हो, उनके प्रोज एंड कॉज उनको समझा सकते हो। तो नेशनल कॉन्शियसनेस, यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना विकसित होती है, ये उसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल दिया है। ये क्वेश्चन आपके पास है कि किसने एम्फेसिस किया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा बोला जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय तौर पे जब हम बात कर रहे हैं, तो कौन चीज़ करेक्ट हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन इस चीज़ के बारे में बताता है। तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको बाकी चार ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहले तो इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है ये किसने दिया था, राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसकी डेट आपको पता हो, कई बार पूछ ली जाती है कि आपका जो राधा कृष्णन आयोग है ये कब आया था। तो ये 1948 से 1949 के बीच में आया था राधा कृष्णन आयोग, जिसको हमने क्या बोला यहाँ पे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन या यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये किस चीज़ के लिए था, आपका उच्च शिक्षा के लिए था। और एक चीज़ आपको जो और यहाँ पर पता होनी चाहिए कि ये जो है वो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, ये आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है आपके पास कौन सा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्योंकि आपको पता है 1947 में आज़ादी मिली, 1948 में उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, ये यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए जो है वो विश्वविद्यालय आयोग जो है वो इन्होंने लाया था। एक पॉइंट आपको यहाँ से ये पता चला। अब हंटर कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। हंटर कमीशन कब आया था आपका, 1882 से रिलेटेड, 1882 से रिलेटेड है। और ये किस चीज़ के लिए आया था आपका हंटर कमीशन, तो जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन के साथ में जो आपकी जो है वो माध्यमिक शिक्षा है ना, यानी कि जो मिडिल स्कूल के लिए थी या हाई शिक्षा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो आप प्राथमिक और माध्यमिक देखो, आज के टाइम पे माध्यमिक हमारा मिडल है, लेकिन उस टाइम पे माध्यमिक आपकी उच्च शिक्षा को जाना जाता था। तो प्राइमरी और माध्यमिक के लिए, प्राथमिक और माध्यमिक के लिए आया था आपका हंटर आयोग। एक ऑप्शन है यहाँ पे और सर्जेंट, सर्जेंट का भी आपको पता होना चाहिए। सर्जेंट योजना जो है ये कब आई थी, तो ये आपकी 1944 से संबंधित है। सर्जेंट योजना, सर्जेंट कमीशन, सर्जेंट प्लान के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पे जो सर्जेंट रिपोर्ट है ये क्या कहते हैं कि 40 वर्ष में देश में साक्षरता और तकनीकी शिक्षा के लिए योजना थी ये, कि 40 वर्ष में देश में साक्षरता भी होगी और तकनीकी शिक्षा के लिए कौन सा आता है आपका, सर्जेंट योजना आती है। और कोठारी कमीशन आपको ये पता होना चाहिए कब से कब तक आता है, तो 1964 से लेके 1966 के बीच का आयोग है ना। देश की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का ये जो है वो पुनर्गठन है, यहाँ पे इतना आपको पता होना चाहिए। जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी है उनकी अध्यक्षता में कोठारी आयोग का यहाँ पर जो है वो गठन हुआ था। इसे भारत के शिक्षा के इतिहास में पहली बार स्कूली शिक्षा के सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया गया था इस टाइम पे।
ये आपको पता होनी चाहिए। राधाकृष्णन कमीशन सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। और हंटर आयोग जो है, जो लॉर्ड रिपन द्वारा गठित हुआ था, जिसका उद्देश्य 1854 का जो वुड डिस्पैच था उसके बाद शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना था, इसीलिए आपका हंटर कमीशन आयोग या हंटर आयोग आया था, ठीक है। किसने गठित किया था? लॉर्ड रिपन ने गठित किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब कोठारी कमीशन अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। कोठारी कमीशन जो है वो किससे संबंधित था, कब आया था? 1964 टू 68 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए था? जो एंटायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैंने बात अभी बोली आपको लास्ट में, कि स्कूली शिक्षा के सभी पहलुओं का गहन अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत किया गया था? तो वो किया गया था आपके कोठारी कमीशन के अंतर्गत, यानी कि एंटायर एजुकेशन सिस्टम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा प्रारंभ में किस सूची में थी? ठीक है, ये बोला जा रहा है एजुकेशन वाज ओरिजिनली इन विच लिस्ट। तो शुरुआत में बोला जा रहा है प्रारंभ में किस लिस्ट में थी, आज नहीं पूछा जा रहा है कि किस लिस्ट में, ठीक है। तो पहले थी ये राज्य सूची के अंदर थी, स्टेट लिस्ट में थी ये, लेकिन इन प्रेजेंट अगर हम बात करें, इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में अगर हम बात करें, तो ये कौन सी लिस्ट में आती है? आपकी कनकरेंट लिस्ट में आती है, यानी कि समवर्ती सूची के अंदर आती है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँ, 3 लिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आपकी 3 लिस्ट आती हैं, ये आपकी जो है वो कौन सी सूची के अंदर आती है? जो 7th शेड्यूल है, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि आपकी जो स्टेट लिस्ट है, संघ सूची का मतलब है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का मतलब है संघ सूची का मतलब है आपका जो सेंटर लिस्ट, राज्य सूची का मतलब है स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची का मतलब है आपकी कनकरेंट लिस्ट। ये 3 हमारे पास आती हैं। तो ये कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? हमारा 7th शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। संघ सूची में हमारा सेंटर कानून बनाता है, राज्य सूची में हमारी स्टेट कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में हमारे जो है स्टेट और सेंटर जो है वो दोनों कानून बना सकते हैं। इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42nd संवैधानिक संशोधन के बाद शिक्षा किस सूची में आई थी? आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एडुकेशन केम अंडर। तो ये अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके बाद जो है ये कनकरेंट लिस्ट में, प्रेजेंट में कनकरेंट लिस्ट में आता है ये, ठीक है। संविधान का संशोधन आपको पता होना चाहिए कि कैसे, कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ ये, तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? तो लोकतंत्र का मूल आधार होता है कि समानता हो सभी के साथ में, इक्वालिटी हमारा जो है वो मूल आधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और लोकतंत्र का संबंध है। क्यों है शिक्षा और लोकतंत्र का संबंध? क्योंकि शिक्षा क्या बनाती है? लोगों को जागरूक बनाती है, अपने अधिकार के लिए जो है वो अवेयर होना सिखाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र शामिल है। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, इनमें 4 ऑप्शंस हैं। देखो, इकोनॉमी के तौर पे हम बात करें तो कितने सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं? मेनली 3 सेक्टर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर, यहाँ पे पूछा है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इतना ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी सेक्टर है, ये आपके पास जो है वो सेकेंडरी सेक्टर है। इससे क्वेश्चन आपके पास जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बोला कि प्राइमरी के अंदर जैसे आपका कृषि हो गया, कृषि के अलावा जो आपका मत्स्य पालन हो गया, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं हमारे पास? ये आते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंडर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर की यहाँ पे जो उद्योग है, ये किस में आएगा? आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है ये आता है द्वितीयक श्रेणी। प्राइमरी सेक्टर का मतलब है आपका जो प्राथमिक श्रेणी है, और आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा उद्योग, और सेवा कौन से में आता है? आपका जो तृतीयक है, जिसे हम टर्शरी के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके पास ये मैंने आपको बता दिया, उद्योग है, जो सेवा है जिसमें हम सेवा प्रदान करते हैं लोगों को, तो वो है आपका टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है। जैसे मैं आप लोगों को टीच करा रही हूँ, शिक्षा दे रही हूँ, तो शिक्षा आपका जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। जैसे उद्योग हो गया, यहाँ पे विनिमय हो गया, जैसे हम कहीं पे निर्माण कर रहे हैं किसी चीज़ का, निर्माण विनिर्माण हो गया, तो वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है जी।
चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। 3 सेक्टर्स के बारे में हमने बात की। वैसे ही यहाँ पे है द्वितीयक श्रेणी का उदाहरण कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल, तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खनन है ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, शिक्षा है हमारा ये टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और ऑप्शन थी यहाँ पे, खेती, ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र किससे संबंधित है, तो ये सर्विसेज से संबंधित है। और सबसे ज्यादा योगदान पूछा जाता है कि कौन से सेक्टर का होता है, तो टर्सरी सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान जो है वो होता है शिक्षा में, मतलब आपकी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है, शिक्षा को सामाजिक निवेश क्यों कहा जाता है। हम बोलते हैं कि शिक्षा जो है एक सामाजिक निवेश है, सोशल इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है हमें सोशल इन्वेस्टमेंट है। आज अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं इससे। क्योंकि लोकतांत्रिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप बनते हो अगर डेमोक्रेटिक एजुकेशन आपका गोल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस मूल्य का उल्लेख नहीं है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता या पूंजीवादी। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, इसका नहीं है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता ये सारी की सारी जो है पहले से हमारे संविधान में शामिल है। समाजवादी है ना, या आपका जो है वो धर्मनिरपेक्षता, ये 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है वो संविधान में जोड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कौन कौन से शब्द के बारे में बात कर रहे हैं मैं। अखंडता हो गया, दूसरा है आपका समाजवादी हो गया, और एक धर्मनिरपेक्षता। ये जो 3 शब्द हैं ये आपके जो है वो निरपेक्षता, तो ये आपके जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ा है। और कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। और ये कब हुई है आपकी, 1976 में हुई है। ये आपने याद रखना है कि आपकी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत। संविधान की प्रस्तावना किसे बताती है, या इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारे संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम इसे कहते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे जो आपका संसद है इसका कौन सा आर्टिकल होता है, तो संसद का 79th आर्टिकल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। समाजवादी न्याय का अर्थ क्या होता है, समाजवादी न्याय होता है सोशल जस्टिस, यानी कि सभी के साथ में सभी को समान अवसर, सभी के साथ में जो है वो समानता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक गतिशीलता बढ़ाना है, इसका अर्थ क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी को इंक्रीज करना। तो वर्ग परिवर्तन की संभावना, चेंज इन सोशल स्टेटस, इसीलिए एजुकेशन इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि हमारा जो सोशल स्टेटस है उसमें चेंज होता है, वर्ग परिवर्तन की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव संसाधन है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास यहाँ पर आर्थिक विकास के लिए। अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो मानव संसाधन की बढ़ोतरी होनी चाहिए, मानव संसाधन होने चाहिए, यानी कि इंसान होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए ना, तभी तो वो बढ़ोतरी होगी, ऐसे कैसे होगी। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में समान अवसर का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो सामाजिक समानता से, सोशल इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है आपका शिक्षा। समानता का अवसर है, समाज में जब समानता होगी। स्वतंत्रता संग्राम के समय शिक्षा का माध्यम क्या था, मीडियम ऑफ एजुकेशन, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए हैं उस टाइम पे क्या था, तो आपकी मदर टंग थी। स्टार्टिंग में सभी ने मदर टंग को प्रेफरेंस दी थी कि आपकी एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति किसके पास होती है। हम बोलते हैं ना कि सबसे मेन अगर हम बात करें, देखो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, न्यायपालिका, तो शक्ति का स्रोत जो शक्ति होती है ना वो तो लोगों के पास होती है, जनता के पास होती है, वही इलेक्ट करते हैं लोगों को, है ना। राष्ट्रपति क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हमारी 3 फोर्सेज होती हैं, नौसेना वैसे, है ना, इस तरीके से। तो 3 फोर्सेज है, 3 सेनाएं हमारे पास। उनका उनका जो हेड होता है वो कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है, ऐसे हम बोलते हैं। सर्वोच्च या पहला नागरिक, फर्स्ट सिटीजन किसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को बोला जाता है। पावर्स किसके पास होती है, लेकिन वो होती, ये सिर्फ नॉमिनल होता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के पास जो है वो मेन पावर्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना प्रणाली किस पर आधारित है।
जो इंडियन प्लानिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो वो कैसा है? इंडियन प्लानिंग सिस्टम है आपका सोशलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, समाजवादी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्लानिंग सिस्टम पे आपका समाजवादी यानी कि गवर्नमेंट का रोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का राजनीतिक कार्य। शिक्षा का राजनीतिक पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या है? नागरिक प्रशिक्षण करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान द्वारा शिक्षा का उद्देश्य है, तो संविधान द्वारा हम क्या बात करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लोगों का की डेवलपमेंट करना एजुकेशन का मेन है, यानी कि व्यक्तिगत विकास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में शिक्षा शिक्षक को क्या भूमिका देती है? तो शिक्षक क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर या गाइड होना चाहिए डेमोक्रेसी में, ना कि यहाँ पे नियंत्रक, कंट्रोलर नहीं होना चाहिए, शासक नहीं होना चाहिए, निर्णायक नहीं होना चाहिए। आर्थिक असमानता कम करने में शिक्षा कैसे सहायक हो सकती है? शिक्षा आप जो है, अगर आपको आर्थिक असमानता को कम करना है, एजुकेशन रिड्यूसेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बाय, तो कैसे कम कर सकती है ये सारी चीज़ें? अगर आप जो है उनके अंदर स्किल डेवलप करिए, जैसे कि आप देखते हो प्रेजेंट टाइम पे जो है वो स्किल से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को शामिल किया गया है करिकुलम में। तो अगर स्किल्स को डेवलप करोगे तो ऑब्वियसली जो आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, वो कम की जा सकती है। भारतीय समाज में शिक्षा का सांस्कृतिक कार्य है। कल्चरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज, तो कल्चरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या है हमारे पास यहाँ पर? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास संस्कृति का संरक्षण, केवल तकनीक, उद्योग, राजनीति। तो कल्चरल फंक्शन में क्या करते हैं हम? उनमें उनका संरक्षण करते हैं। तो भारतीय समाज में शिक्षा का सांस्कृतिक कार्य है क्या? हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना, कल्चर का संरक्षण करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक छात्र संबंध होता है, तो अगर लोकतांत्रिक शिक्षा है जहां पर लोगों का शासन चलता है तो शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा होता है? कोऑपरेटिव, वो सहयोग के साथ में चीजों को सीखते हैं। शिक्षा आर्थिक विकास का आधार है, क्योंकि बोला जा रहा है यहाँ पे कि एजुकेशन इज द बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज क्योंकि यहाँ से क्या होता है? कुशल श्रम तैयार होता है, स्किल्ड मैन पावर डेवलप होती है, आपकी एजुकेशन उस चीज का बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 79th क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शिक्षा किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है शिक्षा जो है, फंडामेंटल है, नैतिक है, प्राकृतिक है। तो ऑब्वियसली शिक्षा जो है एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकतंत्र में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है शिक्षा क्यों जरूरी है? रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बनने के लिए, ना कि प्रतियोगिता या नियंत्रण के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो लोकतंत्र में शिक्षा का लक्ष्य है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बने, ना कि ऐसे ही कोई भी चीज हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र का उदाहरण है? टर्सरी सेक्टर का बोला जा रहा है, या सर्विस सेक्टर बोल दीजिए, या टर्सरी सेक्टर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षा है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा हमारा सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण है। जो कृषि है ये हमारा जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। उद्योग है ये हमारा जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। जो खनन है ये भी हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है शिक्षा को सामाजिक नियंत्रण का साधन क्यों कहा जाता है? कि एजुकेशन इज अ सोशल कंट्रोल बिकॉज इट, तो ये क्या करती है? हमारे बिहेवियर को नियंत्रित करती है, हमें किसके सामने कैसा बिहेव करना है। एक एजुकेशन जिस बच्चे के पास है, जिस इंसान के पास है, बोलते हैं ना कि तुम एक पढ़े लिखे हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं है हमें। यानी कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का दिमाग उस तरीके से डेवलप होता है, चीज़ों को उतनी गहराई से वो चीज़ों को सीखता है। बुक्स पढ़ना इज़ नॉट कि उसको हम बोलें कि वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पढ़ा लिखा उसके बिहेव से पता चलता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा से किसका विकास होता है? तो शिक्षा से ज्ञान का भी होता है, कौशल का भी होता है, मूल्य का भी होता है, सभी चीजों का होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में शिक्षा सिखाती है। एजुकेशन इन डेमोक्रेसी टीचेस। एजुकेशन इन डेमोक्रेसी टीचिंग यानी कि लोकतंत्र में शिक्षा क्या सिखाती है? तो वो पार्टिसिपेशन सिखाती है कि हमें जो है सहभागिता के साथ में चीज़ों को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। संविधान का भाग 4 जो है वो किससे संबंधित है? तो भाग 4 के बारे में बात कर रहे हैं। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे भाग 4 के ए के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है 4A।
ठीक है। तो 4A में आते हैं आपके नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार हमारे जो है वो भाग 3 से संबंधित आते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपके पास, अच्छा ये भाग 4 में है, ये भाग 4A में मौलिक कर्तव्य आते हैं आपके पास, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये भाग 4 के अंतर्गत ही आएगा। संघ सूची मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये हमारी जो है 7th शेड्यूल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है शिक्षा किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय, राजनीति, केवल अर्थव्यवस्था या प्रशासन से संबंधित? तो एजुकेशन हमारे सामाजिक न्याय से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मानव संसाधन को क्या करती है? नियंत्रण करती है, कौशल विकास करती है। तो ऑब्वियसली शिक्षा मानव संसाधन को क्या करती है? उसका स्किल डेवलप करने में हेल्प करती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र में शिक्षा विकसित करती है, लोकतंत्र में शिक्षा विकसित करती है, क्या विकसित करती है? तो ये करती है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को, आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करेगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा आर्थिक विकास में क्या होती है? तो ये आर्थिक विकास में सहायक होती है, ना कि बाधक है या सीमित है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्र आधारित है, तो लोकतंत्र किस चीज के ऊपर आधारित होता है? तो ये हमारी समानता के ऊपर आधारित होता है, इक्वालिटी के ऊपर आधारित होता है, जहाँ पे लोगों का शासन है, लोग एक होने चाहिए ना, इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए उनमें। शिक्षा को कहा जाता है, शिक्षा को क्या कहेंगे हम? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। शिक्षा के थ्रू समाज में परिवर्तन किया जा सकता है, तो शिक्षा एक एजेंट है सामाजिक परिवर्तन का, सोशल चेंज लाने का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लागू आपका 1950 में हुआ है और बना आपका 1949 में था, ठीक है। और 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। शिक्षा बढ़ाती है, तो ये स्किल की कैपेबिलिटी को बढ़ाती है, रोजगार क्षमता को बढ़ाती है। लोकतांत्रिक शिक्षा होती है जो कि बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, उसे हम लोकतांत्रिक शिक्षा कहेंगे। एजुकेशन प्रिजर्व, एजुकेशन किस चीज़ को प्रिजर्व करती है? तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को, राजनीति को, प्रशासन को, तो ये किस चीज़ को जो है यहाँ पे जो है ये प्रिजर्व करती है, बचाती है? तो ये हमारी संस्कृति को प्रिजर्व करती है। शिक्षा एक टूल है किस चीज़ का? राष्ट्र का निर्माण करने का, नेशन को बिल्ड करने का जो है ये एक टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लोकतंत्र में शिक्षा होती है, तो लोकतंत्र में शिक्षा क्या होती है? मूल्य आधारित होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा से बढ़ती है, एजुकेशन प्रमोट करता है किस चीज़ को? ये हमारी सोशल इक्वालिटी को या सामाजिक एकता को जो है, यहाँ पे यूनिटी बोलेंगे, इक्वालिटी नहीं, तो हमारी जो सोशल यूनिटी है उस चीज़ को, सामाजिक एकता को प्रमोट करता है ये। और आज का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा समाज का, एजुकेशन क्या है? समाज का जो है शत्रु है, दर्पण है, बोझ है, विरोधी है, तो एजुकेशन जो है वो दर्पण है समाज का, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा हुआ है, वो क्लासेस को आप प्लेलिस्ट पे जाके जो है वो साइकोलॉजी जेबीटी कमीशन 2025-26 करके जो है आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उसमें आपको पिछली क्लासेस सारी दिख जाएंगी जो भी साइकोलॉजी सेक्शन की है, और आपकी बाकी क्लासेस को भी आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।